गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। चलिए, आज क्या स्टार्ट करना है? ह्यूमन प्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। शुरू में देखिए कुछ टर्म दिए गए हैं, जैसे गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, गैमेट मतलब गैमेट का फॉर्मेशन। तो गैमेट का फॉर्मेशन इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अगर गैमेट में स्पर्म है तो क्या बोलोगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। या एग और ओवम है तो क्या बोलोगे? oogenesis। और एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, आपका पता भी होगा, गैमेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्म कहाँ बनते हैं? मेल्स में, और ओवम बनता है फीमेल्स में। अब गैमेट बन गया तो उसका क्या करना होता है? ट्रांसफर। तो लेकिन ट्रांसफर कहाँ करना होता है? फीमेल बॉडी में, यानी फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। तो एक वर्ड आता है इंसेमिनेशन और एक वर्ड आता है इजेकुलेशन। तो डिफरेंस बिटवीन इजेकुलेशन एंड इंसेमिनेशन क्या होता है? इजेकुलेशन में सीमेन का या स्पर्म का रिलीज होना फ्रॉम मेल बॉडी। मेल बॉडी से जो रिलीज होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेकुलेशन। और अगर इजेकुलेशन हो इनसाइड द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। दोनों वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है, देख लीजिएगा। अब फ्यूजन होना होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। क्या बन जाता है भाई? जायगोट बन जाता है। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ सर आवाज ब्लास्टोसिस्ट या एम्ब्रियो टू द बॉडी ऑफ सर आवाज लैग कर रही। फीमेल। सर बीच में भी 1 मिनट गई थी पूरी, उसके बीच का सुनाई ही नहीं दिया। तो इम्प्लांटेशन हो गया, और एक होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड या ऑर्गेनोजेनेसिस। और डिलीवरी का हम लोग क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। तो टेक्निकल वर्ड आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बाकी इसमें एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है कि मेल और फीमेल में जो गैमेटोजेनेसिस होता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। मेल में जो होता है वो थ्रू आउट देयर लाइफ चलती रहती है, मतलब बंद नहीं होती। लेकिन फीमेल में क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट यानी कि जो फॉर्मेशन ऑफ oogenesis है, दैट इज सीजेस, बंद हो जाता है, रुक जाती है इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। तो लगभग लगभग 45-50 या 50 ईयर्स के आसपास जो आपका oogenesis की प्रक्रिया होती है वो बंद हो जाती है। तो ये पॉइंट याद होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है कि स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इन इवन इन ओल्ड मेन, बट फॉर्मेशन ऑफ वुमेन वोवम सीजेज इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। अब बात है सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन क्या होता है आपका? लो एब्डोमेन वाला हिस्सा। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस। इसमें क्या पाया जाएगा भाई? टेस्टिस। और कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। अच्छा, एक वर्ड कहीं कहीं देखने को मिलता है तुम्हें, टेस्टिस, और एक होता है टेस्टिस। इनमें अंतर क्या है? दोनों एक है कि अलग अलग है? डिफरेंस बिटवीन टेस्टिस एंड टेस्टिस? सर टेस्ट सिंगुलर है और टेस्ट इज प्लूरल। यस राइट, दिस इज सिंगुलर। और ये है आपका प्लूरल। चलिए, अब टेस्टिस से जुड़े हुए डक्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसेसरी डक्ट। और उससे जुड़े एसेसरी ग्लैंड या ग्लैंड। और एक जेनेटिलिया जो प्रॉपर इंसेमिनेशन। सर वॉइस बहुत लैग कर रही है और आप भी नहीं बीच बीच में। along with accessory ducts, glands and the external genitalia। वॉइस नहीं आ रही है? नो सर, वॉइस बहुत नहीं आ रही लैग कर रही है क्या? और बहुत सर, लैग कर रही है। बहुत ज्यादा लैग बताना कर रही है चाहिए। और बीच में बंद हो जा रही है। अभी सही है? अभी सही है? यस सर, अभी सही है। चलो ठीक। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अभी सही है ना बच्चों? वॉइस इज क्लियर और नॉट? वॉइस क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है भाई। तो जरा बताओ, टेस्टिस और टेस्टिस में अंतर हो गया। टेस्टिस इज सिंगुलर एंड टेस्टिस इज प्लूरल। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर होगा टेस्टिस का, एसेसरी डक्ट, उससे जुड़ा हुआ डक्ट, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। टेस्टिस क्या होता है भाई? देखो, हमारे बॉडी में जो कैविटी होती है, एक होता है एब्डोमिनल कैविटी और एक होता था थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक केज में आपका पाया जाता था लंग्स और हार्ट, और एब्डोमेन में पाया जाता था आपका एलिमेंट्री कैनाल, उससे जुड़े हुए ग्लैंड, जैसे कि पैंक्रियाज हो गया, जैसे कि आपका हो गया लीवर। ठीक है। अब इसके बाद और किडनी हो गया आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अब इसके बाद आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, जिसमें कि आपका आता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया और टेस्टिस, ये पाए जाते हैं बेटा आपके आउटसाइड द बॉडी। एक्सटर्नल है तो वो तो नाम ही हो गया, लेकिन जो टेस्टिस होता है बॉडी के बाहर, यानी एब्डोमेन के बाहर पाया जाता है, एब्डोमेन के अंदर नहीं पाया जाता। और एक पाउच में रहता है, उसका नाम होता है स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक। तो बॉडी के बाहर यानी एब्डोमेन के बाहर एक पाउच में रहता है, उसका नाम होता है स्क्रोटम, और उसी के अंदर टेस्टिस सिचुएटेड होते हैं। ये लाइन है देखो, टेस्टिस मतलब प्लूरल। The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch that is called scrotum. The scrotum helps in maintaining the low temperature of the testis. अब कहा गया बाहर क्यों रहता है, तो कहते हैं भाई जो इस टेस्टिस में क्या होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कौन आता है भाई? टेस्टिस ही आएगा, क्योंकि जो गैमेट बनाएगा वही प्राइमरी होता है। तो दिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। कैसा हो गया बच्चा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। अब भाई अब जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है यानी ये गैमेट प्रोड्यूसिंग, याद रखना प्राइमरी वही होगा जो गैमेट बनाएगा। जैसे कि याद करिए, फ्लावर में भी याद होगा आपको, तो फ्लावर में आपका जो स्टेमन और पिस्टिल था वो नेसेसरी वर्ल थे, क्योंकि वही मेन थे, बाकी उसको सहायता देने वाले थे कैलन करोला। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी टेस्टिस और ओवरी ये आपके गैमेट प्रोड्यूसिंग पार्ट हैं, यानी यही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होंगे। अब जरा देखो, स्क्रोटम की वजह से फायदा क्या मिला? द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। अब कहते हैं कितना लो, तो बहुत लोग ये सोच लेते हैं कि जो लिखा है इसका मतलब इतने डिग्री टेम्परेचर पे आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। नहीं, बॉडी टेम्परेचर आपका कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 37 डिग्री सेल्सियस से कितना कम चाहिए बच्चा आपका? 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लो। 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लो चाहिए आपका ये टेम्परेचर।
तो अगर टेम्परेचर निकालो कितना चाहिए, रिक्वायर्ड क्वेश्चन उल्टा पूछ ले, मान लो द रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, तो कितना हो जाएगा भाई 35 35 to 30 या 34.5, ये याद रखिएगा। फ़ारेनहाइट में आपको वैल्यू चेंज करने आता ही होगा, मुझे लग रहा है कि 9/5C इक्वल टू F-32, ये डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फार्मूला है। सही है गलत? अरे सही है गलत? सही है सर। सही है। ठीक है। बाकी अगर आपको केल्विन बदलना होता है तो किससे प्लस करना पड़ता है, 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस इन एडल्ट्स, ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। शेप कैसा होता है, ओवल होता है, विद अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। लेंथ होता है सेंटीमीटर में 4 से 5, और विड्थ होता है 2 to 3 सेंटीमीटर। तो विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर, लेंथ हो जाएगा आपका 4 to 5 सेंटीमीटर। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। अब टेस्टिस के चारों तरफ कवरिंग पाई जाती है। Each testis has about 250 compartments called testicular lobules। अब अंदर देखा जाएगा काट के तो उसमें मिलेगा आपके कंपार्टमेंट, दैट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। चलो जरा देख लेते हैं। कहते हैं स्क्रोटम आपका दो जो लेग्स होते हैं उसके इन बिटवीन पाया जाता है, एक प्रकार का आपका प्रोटेक्शन का एडवांटेज होता है। और साथ ही साथ स्क्रोटम से क्या होता है, जैसे मान लो ठंड है तो ठंडियों में बॉडी टेम्परेचर आपका 37 तो रहता है, लेकिन टेम्परेचर आपका बाहर का क्या हो जाता है, ज्यादा ठंडा कम हो जाता है। तो जिसकी वजह से आपका स्क्रोटम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन से स्क्रोटम आपका पहुंच जाएगा बॉडी के थोड़ा सा पास। तो पास पहुंचने के कारण आपका बॉडी से टेम्परेचर लेता रहेगा। गर्मियों में टेम्परेचर बाहर का ज्यादा होता है, बॉडी से स्क्रोटम को थोड़ा सा दूर होना चाहिए, तो रिलैक्स रहेगा उस समय गर्मियों में, जिससे कि आपका टेस्टिस थोड़ा बॉडी से दूर हो जाएगा। और टेस्टिस डेंस कवरिंग से घिरा है। जब टेस्टिस को हमने कट किया तो इसके अंदर हमें मिले कितने कंपार्टमेंट भाई, 250 कंपार्टमेंट्स हर। अब देखो पूरे इस रिप्रोडक्शन चैप्टर में कहीं पे भी कुछ भी पढ़ोगे ईच वर्ड जरूर आएगा, ईच वर्ड वहां पे बहुत फेमस होगा, जरूर आएगा। So the testis is covered by a dense covering. Each testis has about 250 compartments called testicular lobules. आगे बढ़ लेते हैं। Each lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule. हर लोब्यूल में भाई 1 से 3 हाईली coiled seminiferous tubule होंगे। तो जरा दिमाग लगा के बताओ टोटल नंबर ऑफ seminiferous tubule in each testis कितना हो जाएगा? 250 से 300। अगर मिनिमम 1 मानेंगे तो कितना हो जाएगा 250, और मैक्सिमम 3 मानेंगे तो कितना हो जाएगा 750। तो 250 to 750 हो जाएगा, राइट? यस सर। अब इस कंपार्टमेंट को जब हम लोग देखेंगे तो भाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होगा, मतलब कोई ट्यूब बनाओगे, ऐसे ट्यूब मैंने बनाया तो शायद तुमको भी पता होगा ट्यूब की अंदर की कोई रेल लेयर होगी जिसको बोलेंगे इनसाइड। ऐसे एक ट्यूब मान लो और होगी, ट्यूब के अंदर का स्पेस। तो ट्यूब के बाहर का भी तो स्पेस बनता है। तो अगर हम ट्यूब को जरा देखें, जरा ये फिगर भी बना हुआ है, ये वाला देखो, जैसे ये एक ट्यूब हुआ, ये उसके अंदर की सेल हो गई, दूसरा ट्यूब होगा उसके अंदर की सेल, ये ऐसा नेक्स्ट ट्यूब होगा। तो जब आप ट्यूब को देखोगे तो ट्यूब के बाहर भी स्पेस होता है, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस है, जो लाल वाला दिख रहा है तुम्हें। तो लाल वाला क्या कहलाता है भैया, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस। चलो ठीक है। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है अंदर में, उसमें 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। तो पूछा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज इंटरनली लाइंड बाय हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल, 2 टाइप। एक होता है बेटा आपका स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, या इसका दूसरा नाम क्या रखते हैं जरा बताओ, मेल जर्म सेल। जर्म सेल, मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरा एक नरिशमेंट देने वाला होता है, उसका नाम होता है सर्टेली सेल, सर्टोली सेल, या दूसरा नाम क्या होता है
Sustentacular. टेंटाकुलर सेल, या एक और नाम होता है नर्स सेल। चलो ठीक है। अब इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल पाया जाता है उसका नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल, या दूसरा नाम होता है लेडिक सेल। क्या नाम होता है? लेडिक सेल। अब यहीं पे मैं तुम्हें, भाई तुम लोग को अच्छी ठीक ठाक चीजें पढ़ी भी है, तो तुम्हारा मेरा काम क्या है, पढ़ा हुई चीज को थोड़ा सा और कम पढ़ने देना। अब यहीं पे बेटा तुम्हारा आता है, ध्यान देना, एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन सा पिट्यूटरी? एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन निकलते हैं दो। एक निकलता है बेटा तुम्हारा FSH, और एक क्या निकलता है? LH। अब बताओ, LH में L है, LH का फुल फॉर्म होता है लुटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये जो बेटा LH होता है लुटिनाइजिंग हार्मोन, ये एक्ट करता है कौन सा सेल पे? लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल। और यहां से क्या निकलवाएगा? एंड्रोजन। और ये एंड्रोजन वर्क करता है, फंक्शन क्या है इसका? तो फंक्शन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी किसमें वर्क करेगा? आपके स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्पफुल रहेगा। अब आगे की बात कर लो जरा। आगे के जब देखोगे तो क्या मिल रहा है तुम्हारा? AFSH। इसमें देखो S है, इसमें क्या है बेटा? आपका S है। तो किस सेल पे एक्ट करेगा? आपका सर्टोली सेल पे। ठीक है, सर्टोली सेल पे जब एक्ट करता है तो यहां से कुछ फैक्टर निकलते हैं। जैसे एक का नाम है ABP, लिख लो। इसका नाम होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, एक निकलेगा इनहिबिन। ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या कराएगा? बताओ कोई। हेल्प करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस में। यस, तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन आपका एंड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। तो कंसंट्रेशन बढ़ाएगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करता है, साथ ही साथ एक और प्रक्रिया में हेल्प करता है जिसका नाम होता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये हार्मोन का भी रोल आ गया। तो जरा बताइए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इनसाइड लाइंड बाय हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स? यस राइट। क्या क्या हो जाएगा आपका? स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल या मेल जर्म सेल। अब एंटीरियर ऑफ पिट्यूटरी से FSH और LH निकलेगा। LH किस पे एक्ट करेगा? इंटरस्टिशियल या लेडिक सेल पे। वहां से निकलेगा एंड्रोजन, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पांसिबल होता है। FSH एक्ट करेगा सर्टोली सेल, दूसरा नाम होता है सस्टेंटाकुलर सेल, तीसरा नाम होता है नर्स सेल। यहाँ से कुछ फैक्टर निकलते हैं जो हेल्प करते हैं प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। चलिए जरा हैं। Each lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule in which sperm are produced. Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cells called male germ cell, दूसरा नाम स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा हो गया आपका सर्टोली सेल। The male germ cell undergo, अब भाई मेल जर्म सेल से जाके स्पर्म बनना है या गैमिड बनना है। गैमिड कैसा होता है बेटा? हैप्लॉइड। तो जरा बताइए मियोटिक डिवीजन कौन से सेल में होना चाहिए था? सर्टोली सेल में कि मेल जर्म सेल में? बोलो। यस ऑफ कोर्स मेल जर्म सेल। तो द मेल जर्म सेल्स स्लो तो नहीं है? नहीं सर, ठीक है। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिविजन्स फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। तो भाई मियोसिस किस में होगा? मेल जर्म सेल में होगा, याद रखिएगा। While Sertoli cells provide nutrition to the germ cell, ये तो बात जग जाहिर है, नाम ही से बता रहा है। The region outside the seminiferous tubule, seminiferous tubule के बाहर के रीजन को हम लोग बोलते थे इंटरस्टिशियल स्पेस। अच्छा, लाल लाल दिखा रहा था, लाल दिखाने का मतलब वहां पे क्या रहेगा? ब्लड सप्लाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स, और सेल पाया जाएगा, उसका नाम क्या होगा बेटा? आपका इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल। लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड सेक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन, और किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में करेगा? LH के। ठीक है, एंड अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट, यानी इम्यून सिस्टम वाले आपके जो T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट, ये सब भी प्रेजेंट होंगे।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। यस सर। सर इनहिबिन का क्या काम होगा? आने तो बता देंगे। इनहिबिन मतलब कोई चीज को रोकता ही होगा। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड्स, ये बेटा तुमको याद होना चाहिए, ये तुम्हारा सीक्वेंस के साथ आ चुका है, 2019 से 18 में आया है। तो ये आपको सबसे पहले क्या आएगा, रेटे टेस्टिस, क्योंकि सारे जगह के सेमिनिफेरस टेस्टिकुलर लोब्यूल से निकलेंगे, आपस में एक जाल बनाएंगे, उसका नाम होता है रेटे टेस्टिस। फिर उसके बाद रेटे टेस्टिस आपका टेस्टिस से बाहर निकलेगा एज अ इफरेंट डक्ट्यूल, दूसरा नाम होता है वासा एफरेंसिया। तो वासा एफरेंसिया को हम लोग दूसरा नाम क्या बोल देते हैं, इफरेंट डक्ट्यूल्स, इफरेंट डक्ट्यूल्स। अब उसके बाद आपका जो इफरेंट डक्ट्यूल या वासा एफरेंसिया है, आपके टेस्टिस के पोस्टीरियर साइड में जाके हाईली क्वाइल्ड हो जाता है, ये भी पूरा लैंग्वेज के साथ आना चाहिए। पोस्टीरियर साइड में जाके हाईली क्वाइल्ड हो जाता है, और उसके बाद वहां से एक ट्यूब निकलता है, उसका नाम होता है वास डिफरेंस। तो जरा पढ़ देते हैं। The seminiferous tubules of the testis opens into the vasa efferentia through rete testis. Seminiferous tubule vasa efferentia में खुलता है किसके जरिए, रेटे टेस्टिस के जरिए। तो सीक्वेंस क्या बनेगा, seminiferous tubule, रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंसिया। तो seminiferous tubule vasa efferentia में खुला थ्रू रेटे टेस्टिस। The vasa efferentia leaves the testis and open into epididymis located along, देखो मैंने जो लैंग्वेज लिखी थी, located along the पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, हर टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस, देखो पीछे साइड है, ये है एपिडिडाइमिस, ये जो काला वाला है। तो सामने की तरफ है कि पीछे की तरफ है, बोलो। पोस्टीरियर पीछे। पोस्टीरियर था, हाँ, तो पोस्टीरियर वर्ड याद रखना, भूल मत जाना। The epididymis leads to vas difference that ascend to the abdomen। अब ये epididymis से निकला vas difference अब ये एंट्री मार जाएगा आपका एब्डोमेन में, एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, और किसके ऊपर क्रॉस करेगा, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूप बनाएगा, यानी उसको क्रॉस करेगा। It receives a duct from seminal vesicles, और जब लूप ओवर करेगा आपका यूरिनरी ब्लैडर को, उसके बाद सेमाइनल वेसिकल से एक डक्ट को जोड़ेगा, और एक कॉमन डक्ट जिसका नाम होता है इजैकुलेटरी डक्ट खुल जाएगा आपका यूरेथ्रा में। It receives a duct from seminal vesicle and opens into urethra as ejaculatory duct। तो इस फिगर में तो उतना अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन इस फिगर में जरा देखो, यहाँ से देखो, ये हो गया तुम्हारा आपका एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से निकला तुम्हारा वास डिफरेंस, वास डिफरेंस कहाँ एंट्री कर गया, तुम्हारे एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी से देखो ये यूरिनरी ब्लैडर को क्या कर रहा है, लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गया तुम्हारा सेमाइनल वेसिकल्स। अब यूरिनरी ब्लैडर और सेमाइनल वेसिकल दोनों मिल गए, और देखो क्या बन गया, कॉमन डक्ट, यूजैकुलेटरी डक्ट, और किसमें खुल गया, यूरेथ्रा में। क्योंकि आपको पता होगा यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं यूरेथ्रा, जिसमें यूरिन जाएगा, और यहाँ से आपका तुम्हारा स्पर्म भी जा रहा है। तो इसीलिए कहते हैं मेल में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और जो तुम्हारा यूरिनरी सिस्टम होता है, वो क्या होते हैं, दोनों सेम हो जाते हैं, कॉमन हो जाते हैं इस लेवल पे आके, यूरेथ्रा लेवल पे। इसलिए बोलते हैं यूरोजेनिटल डक्ट। तो बेटा याद रहना चाहिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, इफरेंट डक्ट्यूल, वास डिफरेंस, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर को लूप ओवर किया, सेमाइनल वेसिकल से एक डक्ट लिया, इजैकुलेटरी डक्ट की तरह प्रोस्टेट में, यूरेथ्रा में खुल गया। These ducts store and transport the sperm from the testis to the outside through urethra। कहते हैं ये डक्ट आपका स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसको, स्पर्म को, कहां से लेके, फ्रॉम द टेस्टिस से, किसको, आउटसाइड द यूरेथ्रा, बाहर तक ले जाने के लिए हेल्पफुल होते हैं।
यूरेथ्रा कहाँ से निकलता है? यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। जब यूरेथ्रा बाहर की तरफ खुलता है तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग होती है, इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए था। तो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है आपको याद भी होगा। और जरा इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि ये जो आपका स्क्रोटम था, इससे भी एक यानी जब वास्ट डिफरेंस एंट्री मारा होगा आपके एब्डोमिनल कैविटी में, इसका मतलब यहाँ पे आपकी क्या रही होगी भाई? कैनाल बना होगा। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पे एक कैनाल के जरिए एंट्री मारता होगा एब्डोमेन में, उस कैनाल का नाम होता है इंग्वाइनल कैनाल। ठीक है, और इस इंग्वाइनल कैनाल में आपको पता है कभी कभी ये जो एलिमेंट्री कैनाल वगैरह की जो चीजें आके इस कैनाल के अंदर थोड़ी सी धंस जाती हैं, तो दर्द होता है, पेन होता है, तो इसी को बोलते हैं हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, तो हर्निया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंग्वाइनल, एक होता है हाइटस। हाइटस हर्निया आपका जो एब्डोमेन और थोरेस के बीच में जब आपका इसोफेगस स्टमक में खुलता है ना, तो वहां पे भी ओपनिंग होगी डायफ्राम में, तो वहां पे भी कभी कभी आपका एलिमेंट्री कैनाल का कोई पार्ट उसमें धंस जाता है तो दर्द होता है, तो उसको बोलते हैं हाइटस हर्निया। कैनाल याद रखिएगा, इंग्वाइनल कैनाल। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। कहते हैं ये स्पेशल टिश्यू का बना हुआ होता है जो पेनिस को इरेक्ट करने में, प्रॉपर हार्डनेस और इरेक्शन में हेल्प करता है, जिससे फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में प्रॉपर इंसेमिनेशन हो सके। द एनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोरस्किन। तो जो पेनिस का टिप इनलार्ज एंड होता है, ये वाला पार्ट, दैट इज, इसको हम लोग बोलते हैं आपका इनलार्ज एंड को, दिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस, और इसके ऊपर एक लूज स्किन का फोल्ड होता है, इसको बोलते हैं फोर स्किन। एक क्वेश्चन आ चुका है ग्लांस पेनिस का। द मेल एसेसरी ग्लैंड, आते बेटा डक्ट हो गया आपका, अब उसके बाद आता है ग्लैंड की बात। द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर्ड। अब भाई इसमें जो कितने प्रकार की ग्लैंड होती है पूछा जाता है, तो बोलते हैं थ्री टाइप्स। थ्री टाइप्स में आता है आपका सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। लेकिन बेटा आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि इनमें दो पेयर्ड होते हैं और एक अनपेयर्ड होता है, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 5। तो नंबर इज 5, टाइप इज 3। इसमें अनपेयर्ड कौन होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोस्टेट। यस राइट, तो प्रोस्टेट कैसा हो जाता है आपका? अनपेयर्ड हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। बाकी सेमिनल वेसिकल्स और बल्बो यूरेथ्रल कैसे होते हैं बेटा? आपके पेयर्ड होते हैं। ठीक है, यही मिलके आपका जो सीमन का प्लाज्मा होता है, क्योंकि सीमन में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है सेमिनल प्लाज्मा और एक पार्ट होता है बेटा आपका स्पर्म। तो सेमिनल प्लाज्मा बनाने में कौन हेल्प करता है आपका? दीज थ्री ग्लैंड्स हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा। तो एक चार्ट दिखा देते हैं आपको जिससे चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए।
चलिए, तो अगर हम लोग देखें, वॉइस नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। ठीक है, ये वाला फिगर जरा देखो, इसमें जरा देखो, बहुत अच्छा क्लियरिटी दिखाया हुआ है इस फिगर में। एक तो देखो आपका यहाँ पे देखिए, ये टेस्टिस हो गया, देखो पोस्टीरियर सरफेस पे एपिडिडाइमिस है, ये हो गया बेटा आपका क्या, वास डिफरेंस। और देखो वास डिफरेंस आपका यूरिनरी ब्लैडर को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, और इसमें दोनों दिखाया है, ये अच्छी बात है। तो दोनों गया है। अब इसके बाद देखो यहाँ से, देखो सेमाइनल वेसिकल दिखाया लाल वाला, सेमाइनल वेसिकल से क्या किया होगा, एक डक्ट रिसीव किया होगा। अब भाई रियलिटी में तो एकदम जो एनसीईआरटी बना दिया वो ठीक है, लेकिन रियलिटी में आपको जब बहुत डिटेल में देखो तब दिखेगा, रियलिटी तो ऐसे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे डक्ट रिसीव करके एज अ यूजाकुलेटरी डक्ट किसमें खुलता है, यूरेथ्रा में। ठीक है, तो देखो एक हो गया आपका सेमाइनल वेसिकल्स, दो होंगे तभी तो पेयर्ड दिखा आपको, क्योंकि दो वास्ट डिफरेंस था। फिर प्रोस्टेट लग रहा है पेयर्ड, लेकिन है एक। और देखो ये तुम्हारा प्रोस्टेट के बाद आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और इसका दूसरा नाम होता है काउपर्स ग्लैंड। अब क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा सेक्रीशन किस ग्लैंड का होता है, तो क्या बताओगे? वॉइस लैग कर रही क्या सुंदरम? ये सर हल्की अभी, अब सही सबको कर रही क्या? नहीं सर, अब सही आ रही है हमारे ये यहाँ। सर काफी पहले कर रहे थे। पहले करेगी, अब तो ठीक। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल का परसेंटेज याद कर सकते हो कि सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होता है, सेमाइनल वेसिकल्स का। ठीक है, उसके बाद कम होता है आपका प्रोस्टेट का, और सबसे कम होता है काउपर्स ग्लैंड का। एक्चुअली काउपर्स ग्लैंड में थोड़ा सा हेल्प करता है, हेल्प इन लुब्रिकेशन और एल्कलाइन सेक्रेशन होता है। तो थोड़ा सा एक चीज याद कर लेना कि सीमेन में आपका एक चीज होता है फ्रक्टोज, जो फीमेल बॉडी में नहीं निकलता। एक क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रक्टोज कहाँ से निकलेगा, तो बस ये तो फ्रक्टोज वाला आपको याद करना है, बाकी कुछ नहीं याद करना है। तो ये वाला फिगर आप लोग देख लो, तो यहाँ पे देख लेना कि सेमाइनल वेसिकल सी मेन है आपका, जरा देखते हैं। तो देखा सेमाइनल वेसिकल्स अ पेयर ऑफ ग्लैंड एट जंक्शन ऑफ वास डिफरेंस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, सेक्रीशन होगा 60% ऑफ सेल, एल्कलाइन होता है, कंटेन्स फ्रक्टोज। ये देखो, ये बस याद कर लेना, जो ज्यादा करेगा वही में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, स्पर्म की मोटिलिटी वगैरह के लिए हमें क्या चाहिए, आपका प्रोस्टाग्लैंडिन भी चाहिए। तो सबसे ज्यादा सेक्रीशन आपका होता है किससे बेटा, सेमाइनल वेसिकल से, और फ्रक्टोज भी कौन बनाएगा, आपका सेमाइनल वेसिकल्स बनाएगा। और ऐसे बस इससे ज्यादा मत पढ़ना, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बहुत ज्यादा लिखती नहीं है, तो ज्यादा समझना भी सही नहीं है। ठीक है, बाकी सेक्रीशन कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, इसका भी और इसका भी होता है, बल्बो यूरेथ्रल का। प्रोस्टेट का थोड़ा सा एसिडिक होता है। एक क्वेश्चन बना था कि भाई यूरिन का पीएच कितना होता है, जरा बताओ। 6 यूरिन का पीएच 6, तो कैसा हो गया, स्लाइटली एसिडिक। एसिडिक। कैसा हो गया भाई, स्लाइटली एसिडिक हो गया। तो स्लाइटली एसिडिक होने के कारण आपका बताओ, यूरिन में अगर स्पर्म जाएंगे, यानी यूरेथ्रा में स्पर्म चले गए, तो स्पर्म को तो नुकसान हो जाएगा भाई, क्योंकि एसिड मीडियम को स्पर्म जिंदा नहीं रह सकता। तो कहते हैं कि आपका स्पर्म आए, यानी सीमन आए, उससे पहले ही किसका सेक्रेशन हो जाता है, बल्बो यूरेथ्रल का। तो बल्बो यूरेथ्रल का सेक्रेशन सबसे पहले निकलता है। तो बल्बो यूरेथ्रल के सेक्रेशन के कारण एक तो आपका जो यूरिन का यूरेथ्रा वाला पैसेज है वो क्या हो जाएगा, आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि एल्कलाइन सेक्रेशन होता है इसका। तो यहाँ के पीएच को न्यूट्रलाइज करेगा, और साथ ही साथ इसका सेक्रेशन थोड़ा सा स्लिपरी होता है, लुब्रिकेटिंग होता है, जिससे आसानी से प्रॉपर इंसेमिनेशन हो सकता है मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया का इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो ये पॉइंट याद कर सकते हो। सेक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा व्हिच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। ये देखो अलग से लिखा, द सेक्रेशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन कभी तुम लोगों ने लगाया हुआ तो मिला भी होगा, कि जो यूरिन का पीएच होता है उससे स्पर्म को बचाने के लिए कौन सी ग्लैंड होगी, तो हो जाएगी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड। और लुब्रिकेशन वाला बहुत बार पूछा जा चुका है। यहाँ कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ जाए, बताओ।
Yes. ठीक है, एक बार रिकॉल करो दिमाग में, आगे बढ़े, फीमेल खत्म करें, चैप्टर इजी है, क्वेश्चन ज्यादा आपका इम्प्लांटेशन वगैरह पार्ट से पूछा जाता है। ठीक है, सर आदिल एक क्वेश्चन पूछा वो बता दीजिए। कहाँ, चैट पे क्या? जी सर। एक मिनट, टाइसन्स ग्लैंड, ये तो पेनिस में पाया जाएगा बेटा। लुब्रिकेशन काम होता है इसका भी। हाँ हाँ, ये भी, हाँ सेम, ग्लैंड्स ऑफ टाइसन्स या टाइसन्स ग्लैंड बोलते हैं। इसको प्रिप्यूजियल ग्लैंड भी बोलते हैं। प्रिप्यूस मतलब फोर स्किन के पास पाया जाता है। फोर स्किन का दूसरा नाम प्रिप्यूस भी होता है। ठीक है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज along with a pair of oviduct, uterus, टाइसन ग्लैंड। समझ में आया? Yes, sir. जी सर। हाँ, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन क्या होगा आपका, ओवरी पेयर में पाया जाएगा और डक्ट होंगी, और आपका क्या होगा, एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो भाई डक्ट में आपका ये आता है ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ये सब क्या है, एक्सेसरी डक्ट के अंदर आएंगे। और जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया होगा ये आपका बोलते हैं यहाँ पे वल्वा, क्या बोलते हैं बेटा, वल्वा बोलते हैं। और साथ एक कौन से रीजन होंगे भाई, पेल्विक रीजन में, लोअर एब्डोमेन में पाए जाएंगे। दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम along with a pair of the mammary gland। अब कहते हैं इसके साथ मेमरी ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड। फीमेल में भाई आपको पता होगा फंक्शनल होती है। मेमरी ग्लैंड मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है, ध्यान रखना, ये मत सोच लेना मेल में नहीं पाई जाती, मेल में पाई जाती है लेकिन फंक्शनल होती है फीमेल में। और इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, फंक्शन और स्ट्रक्चरल वे में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जो सपोर्ट करते हैं ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। ठीक है ना, ओवुलेशन में हेल्प करेगा, जैसे ओवरी में ओवुलेशन होगा, फर्टिलाइजेशन आपका ओविडक्ट के पास होगा, प्रेगनेंसी में आपका यूट्रस हेल्प करेगा, बर्थ के लिए आपका बर्थ कैनाल बनाएंगे सर्विक्स और वेजाइना, और चाइल्ड केयर के लिए आपका क्या हो जाएगा, मेमरी ग्लैंड। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट, ओवम एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन। तो भाई ये जो आपके हार्मोन ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी होते हैं, कैसे होते हैं, स्टेरॉयड इन नेचर। जब हमने पढ़ाया था तो बताया था प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजेंस, यानी सेक्स स्टेरॉयड। The ovaries are located on each side of the lower abdomen। तो लोअर एब्डोमेन में दोनों साइड, यानी राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड पाया जाएगा। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी टेस्टिस से थोड़ा सा छोटा साइज होगा, क्योंकि आपके टेस्टिस का साइज कितना था, 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ था, और विड्थ कितनी थी, 2 से 3 सेंटीमीटर। भाई जैसे ये साइज आए तो दूसरे वाले का आपको याद होना चाहिए था, 4 to 5 सेंटीमीटर एंड 2 to 3 सेंटीमीटर। क्लियर? इसका क्या है, खाली लेंथ दिया गया है। एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। ईच ओवरी इज कनेक्टेड बाय अ थिन एपिथेलियम व्हिच इंक्लोजेस द ओवेरियन स्टोमा। अब उसके अंदर का पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, स्टोमा। 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, ये सबको पता है। अब देखो फीमेल में थोड़ा सा अंतर देखो। फीमेल में देखो ये आपका यूट्रस हो गया, यहाँ पे नैरो सर्विक्स होता है, फिर उसके बाद आपका एक ट्यूब्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं वेजाइना, इसके कहते हैं वेजाइनल ओपनिंग। चलो ठीक है। अब इसके बाद जरा देखो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ से निकला यूरेथ्रा,
और एक क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे पाया गया। देखो एक क्लाइटोरिस वाला रीजन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है। ये ऐसा एक्चुअली क्लाइटोरिस को सब लोग पेनिस नुमा, तो पेनिस रिड्यूस टू क्लाइटोरिस, यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, होमोलॉगस टू पेनिस बोल सकते हैं क्लाइटोरिस को। क्लियर? बोलो। Yes, sir. तो दिस इज होमोलॉगस टू पेनिस, एक क्वेश्चन है। लेकिन जरा देखो क्या यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम और ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दोनों की ओपनिंग सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, मेल में सेम होता है, फीमेल में अलग होता है। ये आपका हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग, यानी तीनों ओपनिंग अलग अलग हो गई। चलिए ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब जरा देखो, ये आपका याद रखना कि जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है जस्ट बिलो द क्लिटोरिस पाई जाती है। क्लिटोरिस क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। अब ये आपका हो गया, दिस इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया में देखो क्या क्या पार्ट आ रहा है। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया अगर हम देखें, ध्यान से देखो, तो सबसे पहले एक फ्लैशी फोल्ड पाया जाएगा अपर, जिसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। उसके नीचे क्या पाया जाएगा? लेबिया मिनोरा। इसके बाद आपका यहाँ पे कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, उसमें हेयर की ग्रोथ होती है। तो लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा, इसके बाद हो गया आपका मॉन्स प्यूबिस, इधर हो गया आपका क्लिटोरिस, और यहाँ पे जहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग होती है, यहाँ पे पार्सली कवर्ड, फुल्ली नहीं, पार्सली कवर्ड मेम्ब्रेन पाते हैं जिसको बोलते हैं आपका हाइमन। तो हाइमन, लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा, क्लिटोरिस एंड मॉन्स, ये सब मिला के बनाते हैं आपके फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कितने पार्ट आते हैं भाई? 5। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 5 पार्ट्स। चलिए आगे देखते हैं। द ओविडक्ट, दूसरा नाम होता है फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। तो मैंने बोला था ना कि देखो दीज आर फीमेल एसेसरी डक्ट। ये हो गया आपका यूट्रस, ये हो गया आपका वेजाइनल ट्यूब, और यहां से यूट्रस के पहले क्या होगा? आपका फैलोपियन ट्यूब। इस डायग्राम में नहीं दिख रहा होगा। तो ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट फीमेल एसेसरी डक्ट। मेल एसेसरी डक्ट याद रहता, फीमेल में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता था। इसके बाद आगे की बात करते हैं। ईच फैलोपियन ट्यूब इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर, एंड एक्सटेंड फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। और जो फैला हुआ होता है हर यूट्रस के पेरीफेरी से, और यूट्रस से कहां था? ओवरी के चारों तरफ, यानी पेरीफेरी ऑफ ओवरी टू यूट्रस, पेरीफेरी ऑफ ओवरी टू यूट्रस फैला होता है। लेंथ कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा ही 10 से 12 सेंटीमीटर तुम लोगों ने और पढ़ा है किडनी में सर। हाँ, यस तो सर। भैया लेंथ ऑफ किडनी भी कितनी थी? 10 से 12 सेंटीमीटर। और विड्थ कितनी थी? 5 से 7, 2 से 3। 5 से 2 से 3 थी थिकनेस। ठीक है, याद रखिएगा। और 2 से 3 थिकनेस होती है, तो मतलब विड्थ होती है तुम्हारी ओवरी की। आगे की बात करते हैं। अब जरा देखो ये फैलोपियन ट्यूब के पार्ट कितने बनते हैं। तो एक देखो पार्ट ए हो गया जिसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, फिर वाइडर ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं एम्पुला, और वह पार्ट ऑफ यूट्रस फैलोपियन ट्यूब जो ज्वाइन करता है फैलोपियन ट्यूब को यूट्रस, तो उसको बोलते हैं इस्थमस। तो फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स पूछे जाते हैं। तो पहला आ जाता है इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला, तीसरा इस्थमस। तो कभी कभी आपका दिमाग ये सोच लेता है फिम्बरी इज द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। नहीं नहीं नहीं, फिम्बरी नहीं है। फैलोपियन ट्यूब के 3 मेन पार्ट हैं, जिसमें एक आता है इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। हाँ, इनफंडिबुलम को जो हमने देखा तो किनारे में उसमें क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। दीज प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड फिम्बरी। ये जो प्रोजेक्शंस है इसको हम लोग फिम्बरी बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब जरा देखो फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर, कितने पार्ट भैया? इसके पार्ट हो गए आपके 3, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। फिम्बरी का काम क्या होगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होने की वजह से ओवरी में जब ओवल्यूशन होगा तो ओवा को कैच करने में हेल्प करता है आपका फैलोपियन ट्यूब। आपको अगर कोई गेंद कैच करनी हो
तो अपने हाथों को, अंगुलियों को खोलोगे तभी कैच कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे इनफंडिबुलम को भी कैच करना होता है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसका नाम होता है फिम्बरी, ये लिखा है। और इनफंडिबुलम कैसा होता है? फनल लाइक, कीप। The edges of the infundibulum possess finger-like projections called fimbri, which help in collection of the ovum after ovulation. The edges of the infundibulum possess finger-like projections called fimbri. यहाँ पे जो किनारे पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इनफंडिबुलम के, जिसको हम लोग फिम्बरी बोलते हैं, जो ओवम को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं आफ्टर ओवल्यूशन। भाई ओवल्यूशन के बाद ही ओवम निकलेगा। The infundibulum leads to a wider, एम्पुला मतलब होता है चौड़ाई, चौड़े वाले रीजन को हम लोग एम्पुला बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा। Part of the oviduct called ampulla. The last part of the oviduct is stomach, has a narrow lumen and it joins the uterus. तो तीन पार्ट हो गए। The uterus is single होता है भाई, and it is also called ओम कहलाता है। और कैसा होता है? शेप इन्वर्टेड पियर शेप होता है, ठीक है। जैसे पियर शेप आपने पढ़ा था, पायरीफॉर्म ब्राउन एल्गियम पढ़ा था उसके गैमेट, और पियर सपोर्टा ये सब पढ़ा था आपने एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट में, Scleran chyme. और यहाँ पे होता है इन्वर्टेड पियर शेप। और आपका इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। हाँ, और पेल्विक वॉल और यूट्रस से जुड़ा होता है लिगामेंट के जरिए। तो द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि अगर यूट्रस को हम लोग देखें तो वेजाइना में, वेजाइना ट्यूब में खुलेगा और यहाँ पे एक पतला सा जगह होगी, उसको बोलते हैं नैरो सर्विक्स। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। इस फिगर में देखो अच्छे से दिखा हुआ है, ये हो गया यूट्रस, ये वाला पार्ट हो गया आपका सर्विक्स। नैरो सर्विक्स में आपका जो कैनाल होती है उसका नाम होता है सर्वाइकल कैनाल। फिर आपके बाद आता है आपका वेजाइनल ओपनिंग या वेजाइनल ट्यूब। वेजाइनल ट्यूब बाहर जब खुलती है तो उसको बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग या वेजाइनल ओरिफिस भी बोलते हैं। विच along with वेजाइना, हाँ ये लाइन बड़ा अच्छा रहा। अब भैया जरा देखो, बेबी पल कहाँ रहा होगा? यूट्रस के अंदर। तो जब बेबी यहाँ यूट्रस के अंदर पल रहा होगा तो बाहर निकलेगा किसके थ्रू? सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल के जरिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वेजाइनल कैनाल और सर्वाइकल कैनाल, या सर्वाइकल कैनाल या सिंपली वेजाइना ही बोल देते हैं, वेजाइनल कैनाल जल्दी नहीं बोलते हैं। तो सिंपली सी बात है, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल मिलकर क्या बनाते हैं? आपका बर्थ कैनाल। तो इसमें तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि यूट्रस में बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है। आगे की बात करते हैं। द वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर ऑफ टिश्यू। आउटर क्या होगा आपका? एपी या पेरी, मिडिल क्या होगा? मायो, और अंदर मोस्ट क्या होगा आपका? इंडोमेट्रियम। तो जो आपका पेरीमेट्रियम होगा सिंपल स्क्वेमस सिंपल एपिथेलियम का बना होगा, मायोमेट्रियम मस्कुलर होगा, और इंडोमेट्रियम कैसा होगा? ग्लैंडुलर होगा, यानी यहाँ से ग्लैंड्स की, ग्लैंडुलर मतलब सेक्रीशन करेगा। और साथ ही साथ इंडोमेट्रियम की लाइनिंग देखो आपकी क्या है? नॉर्मल लाइनिंग है कि इसमें फिंगर लाइक, इसमें प्रोजेक्टेड है, यानी सरफेस एरिया ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आगे चल के अटैचमेंट होना है, तो सरफेस एरिया क्या होना चाहिए था? ज्यादा होना चाहिए था। तो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग नॉर्मल नहीं है, ऐसे नहीं है, इस टाइप की है आपकी। और कहते हैं जो लाइनिंग होती है ना, एक कंटिन्यूअस बनती रहती है और कंटिन्यूअस गिरती रहती है। इसकी बनने की बात क्यों होती है? बनती इसलिए क्योंकि इसको इम्प्लांटेशन करना होता है। लेकिन मान लीजिए अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इम्प्लांटेशन होगा नहीं, तो कहते हैं अब ये दीवार गिरा दो फिर नई दीवार बनाओ। तो फीमेल में एक साइक्लिकल पीरियोडिक इसका क्या होता है? फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन भी होता है, शेडिंग होती है। तो साइक्लिकल फेज को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि जब भी कोई दीवार टूटेगी तो ब्लड है भाई, इससे क्या निकलेगा? ब्लड वगैरह भी रिलीज होगा। तो द वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर ऑफ टिश्यू। द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन पेरीमेट्रियम, मिडिल थिक होगा, एक्सटर्नल तो पतला होता है, मिडिल थिक होगा, लेयर ऑफ स्मूथ मसल मायोमेट्रियम, एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड इंडोमेट्रियम दैट लाइंस द यूट्राइन कैविटी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि यूट्राइन कैविटी को क्या पूछा जा सकता था? यूट्राइन कैविटी को कौन अंडरलाइन करता है? फ्रॉम देयर इनसाइड, राइट? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडोमेट्रियम। क्या बोलेंगे बच्चा? इंडोमेट्रियम।
The endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle, while the myometrium exhibit strong contraction during delivery of baby. तो बच्चा ये देख लो, इंडोमेट्रियम तो साइक्लिकल चेंज अभी बता दिया मैंने, लेकिन जो मायो वर्ड मतलब होता है मसल, यानी मस्कुलर होगी। और कैसी मसल होगी भाई, वॉलंटरी की इनवॉलंटरी? Involuntary. यस, इनवॉलंटरी स्मूथ मसल होगी। तो ये स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होगा ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, यानी पार्चुरेशन। द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड्स 5 मॉस पेबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस। मॉस पेबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, मतलब कि इसमें फैट का डिपोजिशन ज्यादा होता है तो थोड़ा गद्देदार जैसा लगता है। कवर्ड भी स्किन एंड प्यूबिक हेयर, तो यहाँ पे भाई फैटी टिश्यू होगा, उसके ऊपर स्किन होगी और उसमें हेयर्स पाया जाएगी। द लेबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉस पेबिस। मॉस पेबिस स्टार्ट होगा एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। तो मान लीजिए दिस इज मॉस पेबिस, तो यहाँ से स्टार्ट होगा आपका लेबिया मेजोरा, और मान लीजिए वेजाइनल ओपनिंग है तो इसको सराउंड किया जाएगा। The labia majora are fleshy fold of tissue which extend down from the mons pubis and surround the vaginal opening. The labia minora are paired fold of tissue under the labia majora. भाई मेजोरा के अंदर ही labia minora पाया जाएगा। The opening of the vagina is often partially by a membrane called hymen. अब ये जो vaginal opening है इसमें एक partially covered membrane पाई जाती है, this is called hymen. पार्शली कवर्ड इसलिए होती है क्योंकि आपको पता होगा कि पीरियोडिक मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लड इससे निकलना है, तो अगर ये फुल्ली कवर्ड हो जाएगा तो ब्लड कहाँ से आएगा। आगे की बात करते हैं। द क्लिटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया मिनोरा एबव द यूरेथ्रल मीटर्स। ये आपका यूरेथ्रल ओपनिंग हो गई, ये हो गया आपका लूज स्किन ऑफ फोल्ड क्लिटोरिस, और ये हो गया आपका लेबिया मिनोरा का अपर जंक्शन। तो कहते हैं कि जो लेबिया मिनोरा के अपर जंक्शन के और यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर, तो देखो लिखा होगा ना कि द लेबिया मिनोरा आर पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड partially by a membrane called hymen. The clitoris is tiny finger like structure which lies at the upper junction of, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया लेबिया मेजोरा, दिस इज लेबिया मिनोरा। अब इस देखो इसका कौन सा जंक्शन होगा, अपर जंक्शन, ठीक है ना, अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया मिनोरा, लेकिन ये आपका यूरेथ्रल जो ओपनिंग है उसके ऊपर। यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर पाया जाता है। द हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस या इंटरकोर्स। कहते हैं फर्स्ट क्वाइटस या इंटरकोर्स के समय में भी हाइमन क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, टूट जाए। However, it can also be broken by a sudden fall or jolt. कहते हैं कभी कभी या ये आपका सडन फॉल, अचानक से गिरने या अचानक से झटका लगने से भी क्या हो सकता है, ब्रोकन डाउन हो सकता है, टूट सकता है। इंसर्शन ऑफ अ वेजाइनल टैम्पॉन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग एटसेट्रा। कहते हैं इन सम मोमेंट द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस। कहते हैं ये भी है कि किसी किसी में फर्स्ट क्वाइटस के बाद भी हाइमन परसिस्ट कर सकता है। तो यानी इसका मतलब कि लिखा है इन फैक्ट द प्रेजेंस ऑफ और absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. ठीक है। वेजाइनल टैम्पॉन क्या होता है, वेजाइनल टैम्पॉन एक आपका बेटा ऐसा समझ लो कि कॉटन नुमा स्ट्रक्चर होता है जो यूज किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है वेजाइना में टू एब्जॉर्ब मेंस्ट्रुअल ब्लड। ठीक है, तो ये आपका जो मिथ माना जाता है कि परसिस्टेंस ऑफ हाइमन इज अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस।
मोटी मोटी बात आपको याद होना चाहिए, टेक्निकली हम लोग कौन कौन से एक्सटर्नल जेनिटलिया के पार्ट होते हैं याद होना चाहिए था, और दूसरा आपको याद होना चाहिए था भाई कि उसको टेक्निकली हम लोग क्या बोलते हैं, वल्वा। ठीक है, एक्सटर्नल फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। और साथ ही साथ बेटा एक चीज और याद होना चाहिए आपको कि जो आपका यूट्रस होता है इसका एक नाम होता है वम्ब और एक और नाम होता है हिस्टेरा, ये भी आपको याद होना चाहिए, यूट्रस का वम्ब या हिस्टेरा। अब आता है मेमरी ग्लैंड। तो एक्चुअली जो मेल और फीमेल में फंक्शनल होती है, मेल में नॉन फंक्शनल होता है। फंक्शनल होने के कारण विद द एडवांसेस ऑफ एज आफ्टर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मेल में तो भाई नॉर्मली रहेगा, लेकिन फीमेल में यहाँ पे ढेर सारे फैट के डिपोजिशन होने लगते हैं। और साथ ही साथ मेमरी एल्वुला यानी मेमरी ग्लैंड या मेमरी एल्वुलस का क्या होने लगता है, नंबर बढ़ने लगता है। तो मान लीजिए ये आपका ब्रेस्ट है, इसकी कटिंग की गई है, तो ये आपके रिब्स हो गए, और मसल बिटवीन रिब्स यानी ये कौन सी मसल होंगी, इंटरकोस्टल मसल। और यहाँ पे जो चेस्ट पे भी मसल होती है जिसका नाम होता है पेक्टोरलिस मेजर मसल या चेस्ट मसल भी बोलते हैं इसको कभी कभी। ठीक है, अब इसके बाद आप जरा देखिए तो यहाँ पे फैट हो गया और इसके अंदर छोटे छोटे लोब बने रहते हैं। मेमोरी ग्लैंड के अंदर छोटे छोटे डब्बे बने रहते हैं। उस डब्बे के अंदर आपके अंगूरनुमा गुच्छे, जैसे आपका लंग्स एल्वुलाई था वैसे यहाँ पे मेमोरी एल्वुलाई पाए जाते हैं। लंग्स एल्वुलाई का जो सरफेस था वो हेल्प करता था गैसियस डिफ्यूजन के लिए, और मेमोरी एल्वुलाई का जो अंदर की सेल्स होंगी वो सिक्रीट करेंगी क्या, मिल्क। चलिए ठीक है, अब यहाँ से ट्यूब निकलेगा, ढेर सारे एल्वुलाई का ट्यूब जुड़ेगा, मोटी ट्यूब बनेगा, और सारे ट्यूब जुड़ेंगे और मोटी ट्यूब बनेगा। धीरे 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 निप्पल ये होता है, इसके जरिए मिल्क को सक कर लिया जाता होगा। और निप्पल के आसपास रेडिश ब्राउन एक एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड एरियोला। अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, फिगर से तो रेयर पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस पूछा जाता है, लोब पूछा जा सकता है। तो अब फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल। तो पहली बात तो यहाँ पे आपको मेल फीमेल करके बेवकूफ बनाया जा सकता है, और फंक्शनल वर्ड से भी, जैसे हमने डाल देंगे कि मेमोरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ऑल मेल एंड फीमेल, तो सही हो जाएगा। लेकिन फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड सिर्फ फीमेल में होती है। द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉमनली कॉल्ड ब्रेस्ट दैट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू पाया जाएगा यानी सेक्रेशन वाले टिश्यू पाए जाएंगे, और साथ ही साथ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट पाया जाएगा डिपेंडिंग ऑन फीमेल बॉडी स्ट्रक्चर। The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 memory lobes। अब glandular tissue को देखें तो इसमें डब्बे यानी खाने बने होते हैं, कितने होते हैं, 15 से 20, जिसको हम लोग बोलते हैं memory lobes containing cluster of cells called alveoli। और ये जो 15 से 20 डब्बे बने हैं ये ईच मेमोरी ग्लैंड में है, ध्यान रखना, या ईच ब्रेस्ट में है। जैसे वहां पे ईच टेस्टिस कंटेन्स 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब। और ये कौन सा टिश्यू, ग्लैंडुलर। अरे फैट तो अलग चीज है, फैट तो एक प्रॉपर शेप देने के लिए होता है। द सेल्स ऑफ एल्वुलाई सेक्रेट मिल्क। अब एल्वुलाई की सेल्स क्या सेक्रेट करेंगी भाई, मिल्क का सेक्रेशन करेंगी, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज इन ल्यूमन ऑफ एल्वुलाई। एल्वुलाई के ल्यूमन में स्टोर रहेगा। अब एल्वुलाई से ट्यूब निकलता है उसको बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। अब सारे एल्वुलाई के जो मेमोरी ट्यूब्यूल होंगे ज्वाइन करेंगे और एक मोटी डक्ट बनाएंगे, उसका नाम होगा मेमोरी डक्ट। अब वो सारे मेमोरी डक्ट ज्वाइन करके एक वाइडर ओपनिंग में खुलेंगे जिसका नाम होगा मेमोरी एम्पुला। अब मेमोरी एम्पुला कनेक्टेड होगा एक डक्ट से जिसका नाम होगा लैक्टिफेरस डक्ट, जो आपके निपल में क्या होगा, चला जाएगा, और थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था किस डक्ट के जरिए आपका मिल्क की सकिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड लैक्टिफेरस डक्ट। फार्मूला याद होना चाहिए टिडाल। यानी मेमोरी एल्वुलाई से क्या आ गया, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल में क्या बनाएंगे, मेमोरी डक्ट, एक वाइडर ओपनिंग ओपन होगा उसका होगा मेमोरी एम्पुला, वहां से ट्यूब निकलेगा उसका नाम होता है लैक्टिफेरस डक्ट। और ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। तो टिडाल आपको खाली बस याद करना था सीक्वेंस। और कहते हैं मिल्क फॉर्मेशन के लिए कौन हेल्प करता है, तो प्रोलैक्टिन।
और मिल्क ये जो इजेक्शन के लिए यानी लैक्टिफेरस डक्ट के जरिए जो मिल्क सक किया जाता है, तो शुरू में कुछ हार्मोन निकलता है, उसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। तो प्रोलैक्टिन को बोलते हैं। सर प्रोलैक्टिन मेल में भी पाया जाता है बट फंक्शनल नहीं होता है, ये सही है? प्रोलैक्टिन मेल में पाया जाता है लेकिन वो काम नहीं करेगा, ब्रेस्ट से मिल्क बनाने का काम नहीं करेगा, क्योंकि कहाँ से निकलता है बताओ प्रोलैक्टिन? अंटीरियर पिट्यूटरी। तुम्हारे में पिट्यूटरी, हमारे में भी पिट्यूटरी। यस सर। मतलब फीमेल में पिट्यूटरी होता है, मेल में भी होता है। और एक बात बताओ कि ऑक्सीटोसिन यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प करता है, यानी कि एक तो आपका बेबी को बाहर निकालने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ आपका मिल्क को भी बाहर निकालने में हेल्प करेगा। गैमेटोजेनेसिस को लैंग्वेज पढ़ने से बजाय मैं फिगर से समझाना ज्यादा बेटर समझूंगा। ढेर सारे आपके मास ऑफ मेल जर्म सेल थे। सिंगुलर हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया गोनियम, और प्लूरल क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम प्लॉइडी क्या होगी अभी? 2n, क्योंकि कोई मियोसिस नहीं हुई है। इसके सेल आप डिवाइड करेंगे, माइटोटिक डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि भाई शुरू में तो अंदर कुछ ही सेल होंगे। अगर मान लो 10 सेल अंदर से घिरी थी और 10 सेल आगे चल के स्पर्म बनाती, स्पर्म की संख्या मिलियन में कहाँ पहुंच जाती? यानी स्पर्मेटोगोनिया ढेर सारी बार डिवाइड करता होगा। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिकली डिवाइड करेगा और बदल जाएगा नए सेल में, जिसका नाम होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो माइटोटिक डिफरेंशिएशन। बेटा माइटोटिक डिफरेंशिएशन से बना है, तो बताओ इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी? 2n। 2n। देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो या प्राइमरी oocyte हो, सबकी प्लॉइडी क्या होती है? 2n। 2n ही हो। ठीक है ना? चलिए अब यहां से देखो बना सेकेंडरी। सेकेंडरी हमेशा कैसे होते हैं? एन होते हैं, ये भी याद रखना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। तो प्राइमरी से जब सेकेंडरी बना है तो कौन सा डिवीजन होगा? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन। ठीक है, और एन बने होंगे। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आगे चल के जब सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा तो क्या बनेगा? स्पर्मेटिड। तो ये भी एन होगा। अब जो स्पर्मेटिड था अभी ये मैच्योर नहीं है, इमैच्योर है, तो ये जुड़ा किससे होता है बेटा आपका? हाँ, सर्टोली सेल से नरिशमेंट लेता है, और जब नरिशमेंट ले लेता है तो मैच्योर हो जाता है, तो स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्पर्मेटोजोवा, या इसका दूसरा नाम होता है स्पर्म। स्पर्मेटोजोवा। तो बताओ स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोवा यानी स्पर्म का बनना इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। यस सर। क्या कहलाएगा? स्पर्मियोजेनेसिस। तो क्या ये बात सही है कि स्पर्मियोजेनेसिस के लिए जो मैं बताया था, कौन सा हार्मोन अभी बताया भी था तुम लोगों को? FSH। क्या तुम्हें कभी कभी पूछ लेगा व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? अब मैच्योर हो गया स्पर्मेटोजोवा या स्पर्म, तो कहेगा आप चले विदाई ले सर्टोली सेल। अच्छा ठीक है जाओ। तो सर्टोली सेल से स्पर्म का हेड निकलना, या ये बात कह लो कि भाई ये इनर लाइनिंग है ट्यूब का, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, या कह दो तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का निकलना, कॉल्ड स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन के लिए दो लैंग्वेज आएगी, एक तो रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, या दूसरा लैंग्वेज आएगा रिलीज ऑफ हेड ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल। दोनों ही प्रोसेस क्या कहलाएगी बेटा? आपका स्पर्मिएशन। तो इसका रिलीज होना क्या कहलाएगा? स्पर्मिएशन। ठीक है, और जरा एक क्वेश्चन बताइए आप लोग कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगा? जब यहाँ पे होगा स्पर्मियोजेनेसिस, यहाँ पे होगा स्पर्मिएशन, और ये जो पूरी प्रक्रिया शुरू से लेके लास्ट तक थी स्पर्म बनने की, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस।
फिगर पहचानना होगा। तो बड़े बड़े जो सेल होंगे, शुरुआती वाला स्पर्मेटोगोनियम होगा, दूसरे नंबर पे होगा प्राइमरी, और लास्ट नंबर पे होगा सेकेंडरी। तो पहचान तो पाओगे नहीं, सब एक ही जैसे दिख रहा है। लेकिन हाँ, एक सेल को तुम पहचान जाओगे, सर्टोली सेल। जरा देखो सर्टोली सेल कैसी बनी है, तो ये थोड़ा सा अंडाकार नुमा बनी है। तो ध्यान रखना, सर्टोली सेल कैसे पहचानोगे। जैसे इसको नहीं पहचानोगे, लेकिन इसको तो पहचान लो, क्योंकि इसी से हेड ऑफ स्पर्म जुड़ा है नरिशमेंट लेने के लिए। तो पहचान जाओगे तुम, दिस इज द सर्टोली सेल। जरा देखो, जब तक स्पर्मेटिड, देखो यहाँ पे कितना अच्छा टेक्निकल लिखता है एनसीईआरटी, पूरी बातें तो नहीं लिखता लेकिन कुछ चीजें लिख देता है। जब स्पर्मेटिड होगा तो पक्का एक किससे जुड़ा रहा होगा, सर्टोली सेल या नर्स सेल से उसका हेड जुड़ा रहा होगा। जब रिलीज होता है तो मैच्योर स्पर्म को ही बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। तो एनसीईआरटी में ही फिगर और विद उसके साथ याद रखिएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या पैदा होते ही स्टार्ट हो जाता है कि आफ्टर अटेनमेंट ऑफ सम, At puberty. यस, कहते हैं आफ्टर ग्रोथ के बाद ही होता है। इसीलिए तो ग्रोथ एंड रिडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या हायर प्लांट्स एंड एनिमल। कहते हैं ये तुरंत नहीं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, थोड़ा बड़े हो जाएंगे, ग्रोथ कर लेंगे, फिर जाके रिप्रोडक्शन करेंगे। जिसके विपरीत में आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवाइड किया, थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर डिवाइड कर लिया। जैसे कि आपका इकोलाई 20 मिनट में डिवाइड कर रहा था। ठीक है। Spermatogenesis start at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone GnRH. This, if you recall, is a hypothalamic hormone. आपको पता होगा GnRH कहाँ से निकलता है, हाइपोथैलेमस से। अब हाइपोथैलेमस से निकला तो किस पे काम करेगा भैया, पिट्यूटरी पे। The increased level of GnRH then acts at the, अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बना, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा, पोस्टीरियर पे? एंटीरियर पे एंटीरियर सर। Interior. यस राइट, एंटीरियर पे करेगा, क्योंकि पोस्टीरियर पे तो डायरेक्ट उसी का सेक्रेशन पहुंचता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, रिलीजिंग है तो रिलीज करवाएगा। क्या निकलवाएगा, गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन दो होते हैं, लुटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर देखो भाई, जो मैंने वहां लिखवा दिया था यहीं पे, LH acts at the Leydig cells and stimulates synthesis and secretion of androgens. वही लिखा था, androgen in turn stimulate the process of spermatogenesis। क्या मैंने वो लिखवाया था, जरा देखो उस फिगर में। यस सर। ठीक है। इसके बाद FSH acts on Sertoli cell and stimulate secretion of some factor which help in the process of spermiogenesis। लिखवाया था मैंने, राइट। सम फैक्टर में एक फैक्टर क्या था, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कंसंट्रेशन लिख सकते हो यहीं पे लिखो, सम फैक्टर में किसी लिखो, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और इनहिबिन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन, और इनहिबिट करेगा, इनहिबिट द, नाम ही बता रहा है, इनहिबिट द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ FSH। यानी जो FSH एक्ट किया था आपका किस पे, सर्टोली सेल से, उसी से निकलता है कि भैया अब रोक दो, अब ज्यादा जरूरत नहीं है। इनहिबिट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ FSH। सर इसी को नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। Let us examine the structure of a sperm. It is a microscopic structure। भाई अपने नेगेटिव से आप देख नहीं सकते इसको, माइक्रोस्कोपिक है। कंपोज ऑफ अ हेड, नेक एंड मिडिल पीस एंड टेल। इसके कितने पार्ट होते हैं बेटा, 4 पार्ट। एक हो गया आपका हेड, एक हो गया आपका नेक, मिडिल पीस और टेल। A plasma membrane envelopes the whole body of the sperm। कहने का मतलब ऐसा मत सोचो खाली है, ये टेल तक पूरा हर जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये बड़ा अच्छा लाइन मिला। The sperm head contains an elongated haploid nucleus। अब बताओ जरा भैया, स्पर्म है तो न्यूक्लियस कैसा होगा, हैप्लॉइड। तो ये देखो पूरा इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है तुम्हारा स्पर्म हेड में।
द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम। अब हेड के ऊपर यहाँ पे साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है स्पर्म में खाली न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म बहुत कम। एक्रोसोम पाया जाता है, कैप स्ट्रक्चर जिसका नाम होता है एक्रोसोम। और कहते हैं इसमें ढेर सारे एंजाइम होते हैं जिसका नाम होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है। द स्पर्म हेड कंटेन्स एन elongated haploid nucleus, the anterior portion of which is covered by a cap-like structure, acrosome. The acrosome is filled with the enzyme that help in the fertilization of ovum. एक्रोसोम में आपका स्पर्म लाइसिन वगैरह पाए जाते हैं, जब अभी फर्टिलाइजेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। The anterior portion of which is covered by a cap-like structure, acrosome. The acrosome is filled with enzymes that help fertilization of ovum. The middle piece possess numerous mitochondria. तो यार MM कई बार तुम लोग को बता चुके हैं, MM याद आ रहा ना, M से कई बार बोले हैं। M से मिडिल लेयर, M से मिडिल पीस यानी माइटोकॉन्ड्रिया, M से मॉसेस मल्टी सेलुलर मल्टी न्यूक्लिएटेड, सब बताते हैं, मल्टी लेयर्ड, और न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होता है मिडिल पीस में, which produce energy for the movement of the tail that facilitate sperm motility essential for fertilization. अब भाई अगर ये पूछ चलेगा नहीं तो स्पर्म कहाँ से फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में चढ़ पाएगा, और अगेंस्ट ग्रेविटी चढ़नी है तो बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो एक दो नहीं बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अरे माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे बिखरे नहीं रहते, कैसे लगे हो तो स्पाइरल, नेबन कर्न कहते हैं ना सर इसको? यस, तो ये स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इसका नाम होता है नीबन कर्ण। क्या बोलते हैं इसको? नीबन कर्ण। एम से मिडिल पर, एम से माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो नेक लिखा है, नेक में सी आता है तो यहाँ होगा सेंट्रियोल, ये देखो सेंट्रियोल बना है, तो सेंट्रियोल पाया जाता है नेक रीजन में। और ये आपका टेल हो गया, टेल में हो गया फ्लैजला। तो फ्लैजला होने की वजह से स्पर्म में कौन सा मूवमेंट दिखता है? मस्कुलर, सिलिएटेड, अमीबॉयड कि दूसरा फ्लैजिलेटेड? Isolated. ठीक है। अब कहते हैं द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ क्वार्टस ऑफ विच। अब ये 40 हमने बताया अभी, ऐसे भी है। अब भैया स्पर्म में पर इजैकुलेशन, क्वार्टस के समय पर इजैकुलेशन 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं, यानी 20 से 30 करोड़ निकलते हैं, जिनमें से अगर फर्टिलिटी होना चाहिए, मतलब कि एबल हो फर्टिलाइजेशन के लिए, एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। 60% स्पर्म का शेप और साइज कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटिलिटी। नॉर्मल शेप साइज के कितने होने चाहिए? 60%, और जिनमें से आपका 40% में मोटिलिटी क्या हो? बहुत खतरनाक हो। एक बार क्वेश्चन आया था कि फर्टिलिटी किस पे डिपेंड करती है, तो आंसर था इट्स मोटिलिटी, उसके मोटिलिटी पे डिपेंड करती है, याद रखना। फर्टिलिटी किस पे डिपेंड करती है? मोटिलिटी पे। जितना अच्छा मोटा होगा उतना अच्छा क्या करेगा बेटा? आपका वेजाइना फिर देन आपका यूट्रस के ऊपर चढ़ के कहाँ पहुंच जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में। एक से मिला, फर्टाइल कर लिया। अरे पहले पहुंचे तो, ना पहुंचेगा तो फर्टिलिटी कहाँ रहेगी? फर्टिलिटी बोले मतलब फर्टिलाइजेशन करने के लिए हेल्प हो। Sperm released from the seminiferous tubule are transported by the accessory duct. Secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicles and prostate are essential for maturation and motility of sperm. अब भैया ये जो आपका वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और ये सब का जरूरत होता है मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए। The seminal plasma along with the sperm constitute the semen. The function 2 से 5 ml निकलता है भाई per ejaculation. The function of male sex accessory duct and glands are maintained by the testicular hormone androgens. और जो फंक्शन होता है उसको देखा कौन से जाता है भाई? एंड्रोजन, यानी एक प्रकार का मेल सेक्स हार्मोन है। और मेन एंड्रोजन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन।
टेस्टोस्टेरोन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फॉलिकल। अब भैया इसको अगर पढ़ें तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा सा हम आपको इसको तेजी से बता देते हैं। हाँ, ये स्ट्रक्चर हमें सही लग रहा है। देखिए, अगर हम बात करें चलिए जरा देखते हैं। शुरुआती समय में जब आप फीटल लाइफ की बात करते हैं, यानी ये देखो लिखा प्री एंट्रल फेज, यानी ये आपका एंट्रल फॉलिकल नहीं बना, उससे पहले की बात है। और प्री एंट्रल फेज या एंट्रल फॉलिकल के बनने से पहले भी जरा क्या होता है कि सबसे पहले आपका ये जो प्राइमरी फॉलिकल तक की बात की जा रही है, ये बात की जाती है आपका बिफोर बर्थ। तो ढेर सारे मास ऑफ सेल होते हैं, उसको बोलते हैं उगोनिया। उगोनिया क्या करेगा भाई, ढेर सारे क्या बनाएगा, आपका फॉलिकल बनाएगा। कैसे बनाएगा जरा देखते हैं। पहले मास ऑफ उगोनिया क्या करता है, बहुत तेजी से डिवाइड करता है। जब बहुत तेजी से डिवाइड करेगा तो ढेर सारे मास ऑफ उगोनिया बन जाएंगे। तब ये ढेर सारे मास ऑफ उगोनिया ऐसे 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 लड्डू नुमा स्ट्रक्चर बनने लगते हैं, लड्डू नुमा स्ट्रक्चर बनने लगते हैं। इसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल, यानी आगे चल के यही से क्या बनेगा, आपका फॉलिकल बनेगा। ठीक है, अब ये प्राइमोर्डियल फॉर्म में, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में। अब ये एक्टिवेट हो जाता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल होते हैं, इसी में जो ढेर सारे मास ऑफ उगोनिया के सेल होते हैं, एक सेल आगे बढ़ जाती है डिवीजन के लिए। और याद करो, स्पर्मेटोगोनिया हो चाहे उगोनिया हो, अगर उसमें कौन सा डिवीजन स्टार्ट होने लगे, आपका मियोसिस डिवीजन पहला, तो कौन सा उसको बोलते हैं, उगोनिया बोलेंगे कि प्राइमरी ऊसाइड बोलेंगे उसको? प्राइमरी ऊसाइड। यस, प्राइमरी ऊसाइड बोलेंगे। यानी ढेर सारा मास ऑफ उगोनिया की सेल थी, कुछ सेल अपने आप को ऐसे मान लो एक स्ट्रक्चर लेयर में अपने आप को कर ली होंगी। इनमें से एक उगोनिया की सेल बड़ी हो गई, जिसमें कौन सा डिवीजन स्टार्ट हो गया, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो गया। उसका नाम क्या रखे हम लोग, प्राइमरी oocyte। लेकिन क्या ये जो आपका फॉलिकल था, इसके अंदर प्राइमरी oocyte में मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया कि रुक गया है, अरेस्टेड हो गया है? अरेस्टेड हो गया। इसलिए कहते हैं इसको रुक गया है, यानी अरेस्टेड है। तो बर्थ के समय आपके ढेर सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल बोल दो, या तो क्या बोल सकते हो, प्राइमरी फॉलिकल रिलीज होते हैं। और कहते हैं बर्थ से पहले जितने ये तुम्हारे प्राइमोर्डियल या प्राइमरी फॉलिकल बन जाते हैं, फिर बाद में कभी बनते नहीं।
तो भाई बर्थ हुआ, तो बर्थ के समय कितने होते हैं, तो बताया जाता है 2 मिलियन इन ईच ओवरी, हर ओवरी में कितने होते हैं 2 मिलियन। लेकिन आपको पता है oogenesis स्टार्ट होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। कहते हैं बर्थ से प्यूबर्टी पहुंचने में 11 से 12 साल लगता है, 10 से 11 साल लग ही जाता है। तो कहते हैं बर्थ से जब बेटा प्यूबर्टी पहुंचते हैं तो 2 मिलियन से घटते 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 कितने पहुंच जाते हैं 60 टू 80 के, 60 से 80 हजार इन ईच ओवरी। सोचो खत्म हो रहे हैं। तो ये जो डिजनरेशन ऑफ फॉलिकल होता है इसको बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर एट्रेसिया, फॉलिकल डिजनरेट हो गए। तो हमारी एनसीईआरटी खाली ये वाला डाटा लिखती है कि बर्थ के बाद जब प्यूबर्टी तक पहुंचता है तो इन ईच ओवरी, हर ओवरी में 60 से 80 फॉलिकल बचे रहते हैं। अब आपको पता प्यूबर्टी आ गया, प्यूबर्टी में आपको पता होगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा, वहां से निकलेगा गोनाडोट्रोपिन, एफएसएच और एलएच। एफएसएच का नाम ही था फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकला। तो ये क्या करेगा, ये फॉलिकल जो अभी तक शांत पड़े थे उसको एक्टिवेट करेगा, भैया स्टिमुलेट हो जाओ, एक्टिवेट हो और जाओ आगे कुछ काम करो। ये क्या है, अपना प्राइमरी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन रुका पड़ा है। अब प्राइमरी फॉलिकल से फिर क्या बन जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। तो बताओ जब प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा तो कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। तो जरा देखो चेंज क्या होता है अगर हम तुमको अलग से दिखा दें। तो ढेर सारा मास ऑफ ओगोनिया, ये बनाएगा तुम्हारा, आपस में एक लेयर नुमा अरेंज हो जाएंगे। ये जो लेयर नुमा ओगोनिया के मास अरेंज हुआ इसको हम लोग बोल देते हैं ग्रेनुलोसा लेयर। और बेटा अंदर एक यही उगोनिया की सेल बड़ी हो जाती है जिसको हम लोग बोल देते हैं प्राइमरी oocyte with arrested first meiotic division। ये कब तक हो जाता है, बिफोर बर्थ। और ये जो लड्डू है उसका नाम रखते हैं प्राइमरी फॉलिकल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, बर्थ हुआ, बर्थ के थे लड्डू कितने थे हर ओवरी में 2 मिलियन, 2 मिलियन इन ईच ओवरी, हर ओवरी में कितने थे 2 मिलियन। बर्थ के बाद क्या हुआ होगा, प्यूबर्टी आई होगी। प्यूबर्टी के समय कितने थे 60 के टू 80 के इन ईच ओवरी। अब जब प्यूबर्टी आया तो कौन सा हार्मोन आया होगा, एफएसएच। एफएसएच के इन्फ्लुएंस में अब ये जो तुम्हारा प्राइमरी फॉलिकल था ये बदल जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल में। देखो कैसे बदला है भैया, तो जो ग्रेनुलोसा लेयर थी ना आपकी कैसी हो जाती है, मल्टी लेयर। अभी सिंगल लेयर ग्रेनुलोसा थी, अब कैसी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, थोड़ी सी मल्टी लेयर हो जाएगी। ग्रेनुलोसा बिकम्स मल्टी लेयर और एक नई लेयर बन जाती है जिसका नाम होता है थीका, मोटी सी बाहर। एक नई लेयर बनी जिसका नाम हो गया थीका लेयर। और अंदर अभी भी तुम्हारा पड़ा हुआ है अरेस्टेड प्राइमरी oocyte, दिस इज थीका
दिस इज मल्टी लेयर्ड ग्रेनुलोसा, और ये हो गया प्राइमरी oocyte। और इस लड्डू का नाम था आपका सेकेंडरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में अंतर क्या रहा? ग्रेनुलोसा मल्टीलेयर्ड हो गई, थीका लेयर बन गई। यस सर, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आगे आपका आना चाहिए कौन सा? टर्शरी फॉलिकल। तो कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। तो एक ग्रेनुलोसा लेयर हो गई, अभी आप तक देख रहे थे ग्रेनुलोसा लेयर कैसी थी? मास ऑफ सेल थी, ढेर सारे मास ऑफ सेल थे। यस सर। तो मास ऑफ सेल अपने आप को कहते हैं कि यार ऐसा करो, थोड़ा सा अलग कर लो अपने आप को, ठीक है? तो एक कैविटी बन जाती है, उसको बोलते हैं एंट्रल कैविटी। एंट्रम। और साथ ही साथ ये जो तुम्हारा प्राइमरी oocyte था, उसमें पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और क्या बन जाता है? सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte में कौन सा डिवीजन होता है? सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, वो भी अरेस्टेड होता है। अरेस्टेड सेकेंड मियोटिक डिवीजन, यानी यहाँ पे हर चीज रुक रुक के चलती है। चलो, अब जो थीका लेयर थी ना, थीका भी अब बदल गई है। एक इनर थीका हो जाएगी, और मान लो थोड़ा डिवाइड करने के लिए ऐसे बना दे ताकि समझ में आ जाए। तो थीका भी बदल गई है। तो एक हो गई थीका एक्सटर्ना, और एक हो गया तुम्हारा थीका इंटरना। तो जब सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल बना तो बदलाव क्या क्या है? कैविटी बन गई, यानी ग्रेनुलोसा की सेल अपने आप को रीअरेंज करी, कैविटी बनाई, एंट्रल कैविटी। फॉलिकल का नाम हो सकता, रख सकते थे एंट्रल फॉलिकल। थीका लेयर डिफरेंशिएट हो गई एक्सटर्ना और इंटरना में, और साथ ही साथ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होके क्या बन गया? सेकेंडरी oocyte और पहला पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। और फॉलिकल का नाम रखोगे टर्शरी फॉलिकल। यही क्वेश्चन आते हैं, इसे जैसे बता रहे हैं ऐसे याद करना। टर्शरी फॉलिकल या एंट्रम बनाए तो क्या बोलोगे? एंट्रल फॉलिकल। और यहां से बन जाता तुम्हारा मैच्योर फॉलिकल, जिसका नाम होता है ग्राफियन फॉलिकल। और जब ओवल्यूशन होगा तो जरा बताओ किससे होगा? टर्शरी फॉलिकल से, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल? मैच्योर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल नहीं बनेगा। जोना पेलुसिडा। हाँ, जोना पेलुसिडा एक लेयर और आ जाएगी जिसका नाम होता है इंटरना और एक्सटर्ना के भी। हाँ, तो अभी हम बाद में उसको कंसिडर करेंगे जब पढ़ाएंगे आपको ये वाली पार्ट, ओवरी इसका वाला, जब सेकेंडरी ओवम ओवम ओवम, हाँ हाँ ओवम, हाँ उसी समय बन, इस डायग्राम में दिख जाएगा तुम्हें। सेकेंडरी फॉलिकल भी बनता है जोना पेलुसिडा आपका। वैसे प्राइमरी में भी बहुत लोग कंसिडर करते हैं, इसलिए उसको बताया नहीं हमने। उसको जब हम ओवम बताएंगे ना तो वहां पे आपको दिखाएंगे जोना पेलुसिडा। लेकिन हाँ, इतना याद कर सकते हो कि जोना पेलुसिडा कैसी लेयर होगी? सेलुलर की नॉन सेलुलर? नॉन सेलुलर। बाकी अभी सीक्वेंस याद कर लीजिए। ए सेलुलर। तो बाकी कल खत्म कर देंगे इसको, थोड़ा सा बचा रह गया फर्टिलाइजेशन। मेन था आपका ये वाला पढ़ना, जो आपका क्या था? सेकेंडरी, जो ये डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल और oogenesis। तो ध्यान रखिएगा
ये इसमें रुक रुक के चलता है। तो बताओ जो सेकंड मियोटिक डिवीजन अरेस्टेड था, अब एक कब कंप्लीट होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये कंप्लीट होता है आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए ठीक है फिर, तो Thank कल you, sir. मिलते हैं फिर, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।